वेलकम डियर ऑल। आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल या फिर कंडक्टिंग स्फीयर। ये मेरे हाथ में, यू कैन इमेजिन इट टू बी ए शेल। शेल क्या होता है? अंदर से हॉलो और बाहर ये सरफेस आपको नजर आ रही है। तो कंडक्टिंग स्फीयर भी, अगर हम इसको चार्ज देते हैं स्फीयर पर, आप जानते हैं चार्ज कहाँ जाता है? चार्ज उसकी सरफेस पर आता है। तो चार्ज स्फीयर की सरफेस पर आने की वजह से ये जो टॉपिक है स्फेरिकल शेल और कंडक्टिंग स्फीयर दोनों के लिए ही एप्लीकेबल हो जाएगा। अब यहाँ इस चीज पर जरा ध्यान दें आप, कंडक्टिंग स्फीयर की मैं बात कर रहा हूँ, कंडक्टिंग वर्ड पर ध्यान दें। तो कंडक्टिंग हमने सिर्फ स्फीयर के रेस्पेक्ट में लगाया है, जबकि शेल के आगे ना तो कंडक्टिंग लिख रहा है ना नॉन कंडक्टिंग लिख रहा है। ध्यान रखिएगा, जब ये क्वेश्चन को घुमाते हैं एग्जाम में तो बच्चे को बड़ी तकलीफ होती है उस चीज को समझने में। तो आपको ये याद रखना है कि स्फेरिकल शेल अगर कंडक्टिंग होती तो भी, क्योंकि शेल ही है, ऊपर ही है उसकी सरफेस, तो चार्ज उसके ऊपर ही आता, और नॉन कंडक्टिंग में भी शेल के ऊपर ही आना। तो स्फेरिकल शेल ही वर्ड हम यूज करते हैं, ना कि कंडक्टिंग या नॉन कंडक्टिंग स्फेरिकल शेल। जबकि इस वीडियो में हम सिर्फ कंडक्टिंग स्फीयर की बात कर रहे हैं। नॉन कंडक्टिंग के लिए सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, उसमें स्फीयर के साथ में क्या होने वाला है हम उसमें बाद में देखेंगे। अभी देखिए जरा, मैं एक कंडक्टिंग स्फीयर को लेता हूँ। इसके ऊपर अगर हम चार्ज देता हूँ तो चार्ज देखिए कहाँ आएगा? चार्ज ऑलवेज चलता है, तो चलने की वजह से चार्ज जो है सरफेस पर आ जाता है। और अगर हम स्फेरिकल शेल की बात करते हैं तो इसके ऊपर अगर हम चार्ज देते हैं प्लस प्लस प्लस, इसके ऊपर अगर आप देख पा रहे हो तो चार्ज दे रहे हैं प्लस प्लस, तो इसके ऊपर ही रहना है सरफेस पे। ये दोनों, इसलिए ये दोनों आइडेंटिकल हो जाते हैं, तो दोनों का एक ही प्रूफ होगा। तो हम मान लेते हैं पहले कि ये देखिए हमने ड्रॉ की हुई है, एक स्फेरिकल शेल ली हुई है या फिर कंडक्टिंग स्फीयर लिया हुआ है। उसकी रेडियस देखिए, यहाँ पर उसकी रेडियस को हमने आर माना है, और खास बात इसके ऊपर जो चार्ज दिया है वो हमने माना हुआ है क्यू चार्ज, कैपिटल क्यू हमने उसको अमाउंट को चार्ज को दे दिया है। अब क्योंकि चार्ज जो है इसकी सरफेस पर ही रहता है, तो सरफेस का एरिया क्या होता है? सरफेस पर एरिया होता है, अंदर तो चार्ज नहीं है ना इसमें, वॉल्यूम दोनों केसेस में अंदर चार्ज नहीं होगा, सिर्फ इसकी सरफेस पर ही चार्ज होगा। तो सरफेस पर चार्ज होने की वजह से हम सिग्मा को डिफाइन करके चलते हैं अभी से। व्हाट इज सिग्मा? सिग्मा इज सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो इसके ऊपर जो सिग्मा हो जाएगा चार्ज पर यूनिट एरिया हो जाएगा, और एरिया कितना होता है? सरफेस एरिया अगर आपको याद नहीं तो याद रखिएगा प्लीज, 4πr² होता है सरफेस एरिया। तो इसके क्या हमें केस लेके चलेंगे हम, 3 केस। पहला केस व्हेन पॉइंट इज आउटसाइड, मतलब ये हमारे पास में एक शेल या फिर कंडक्टिंग स्फीयर है, चार्ज है, इसके ऊपर ही चार्ज है ये दिया हुआ, यहाँ पर आपको चार्ज इसके ऊपर प्लस नजर आ रहा होगा। तो पहला केस होगा इसकी रेडियस जो कैपिटल आर है, उससे आर दूरी से यहाँ पर उससे बाहर कहीं भी इलेक्ट्रिक फील्ड हमें फाइंड करना। ये जो पॉइंट है ये बाहर है इससे, तो ये पॉइंट जो है कहीं भी हो सकता है इससे बाहर। पहला केस तो हो जाएगा, तो उस केस में हम क्या लिखेंगे? आर इज ग्रेटर देन आर, सिंपल। और ये जो आर होगा, वो जो दूरी होगी हम नापे कहाँ से उस दूरी को? ये पॉइंट तो चलिए यहाँ है, लेकिन वो दूरी कहाँ से नापनी है? इसकी सरफेस से नहीं, ध्यान रखिएगा, वो दूरी हमें इसके सेंटर से अंदर से नापनी है। डायग्राम में देख लो, ये आर जो है इसकी सेंटर से नापना है, ये आर है और ये इसकी सेंटर से नापा हुआ है, जहां से रेडियस नपती है ना, सेम वहीं से। तो पहले केस में आर इज ग्रेटर देन आर हो जाएगा। दूसरा केस लेके चलेंगे जहां पे सरफेस पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमें एक तो बाहर निकाली है, उसके लिए मैंने लिख दिया ई आउट। यहाँ देखो, इसको मैं डिटरमिन करके बताऊंगा आपको। फिर दूसरे केस में हमें निकालनी है ई सरफेस पे, तो ये देखिए ई सरफेस पर यहाँ पर हमें निकालनी है ई सरफेस पे, तो उस पर आर इज टू आर हो जाएगा। तीसरा केस जो होगा वो होगा व्हेन पॉइंट इज इनसाइड, दैट इज आर इज स्मॉलर देन आर यहाँ पर, तो इसके लिए ई इन। ये तीनों हम सेपरेटली निकालेंगे, तीनों के लिए ध्यान रखना अलग अलग गॉसियन सरफेस हमें बनानी पड़ेगी। तो ये सिंपल एप्लीकेशन है गॉस लॉ का हुआ है। हमने कैसे जाना कि दिस इज एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ? हमने इसको ऐसे जाना एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ, क्योंकि इस पर देखिए चार्ज एक नहीं, चार्ज बहुत सारा है, यहाँ 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 सब जगह इसके ऊपर चार्ज है। तो जब एक से अधिक चार्ज होता है तो आपको अप्लाई करना पड़ेगा गॉस लॉ। तो गॉस लॉ कैसे अप्लाई करना है? फाई टोटल इज इक्वल टू समेशन क्यू और एप्सिलॉन नॉट, एक तो ये अप्लाई करेंगे हम इसमें। दूसरा फाई टोटल हो जाएगा इंटीग्रेशन ई एस कॉस थीटा। यहाँ ई एस क्या लिखा है? बहुत सी बुक में एस लिखा रहता है, आप चाहे तो इसको ए भी लिख सकते हैं। तो ई ए, फाई इज इक्वल टू ई ए क्या है? एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर देखिए, एरिया वेक्टर आपको ध्यान रखना है, एरिया वेक्टर ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस होता है। तो ये आपको बिल्कुल रटा हुआ होना चाहिए कि एरिया वेक्टर जो होता है दैट इज
एरिया वेक्टर इज ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस। तो एरिया वेक्टर को हम इट इज ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस। ये चीज हमें बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ध्यान रखनी है। तो सरफेस, कौन सी सरफेस की बात कर रहे हैं? सरफेस हम बात कर रहे हैं इस सरफेस की, गॉसियन सरफेस की। तो यहाँ जो हमें गॉसियन सरफेस इमेजिन करनी है, इस सरफेस से काम नहीं चल रहा, इस सरफेस से हमारा काम नहीं चल रहा। हमें तो गॉसियन सरफेस इमेजिन करनी है, और गॉसियन सरफेस के हिसाब से हमें उस सरफेस का एरिया लेना है परपेंडिकुलर, बाहर आउटसाइड, उसकी सरफेस के बिल्कुल परपेंडिकुलर आउटसाइड लेना है, और ई देखना है जरा इसके बारे में। जैसा हमने पिछले वीडियो में देखा था, प्लेट का हमने ई निकाला था, ई हमारा आया था हॉरिजॉन्टल प्लेट के लिए, लेकिन इसका ई लकीली, इसका ई जो है एरिया वेक्टर के अलोंग ही आना है। कैसे आना है? देखिए, ई जो होता है ना इसका, वो रेडियली आउटवर्ड होता है। ई हमेशा प्लस चार्ज से रेडियल होता है। रेडियल का मतलब समझते हैं, रेडियस की दिशा में। तो रेडियस की दिशा में अगर हम यहाँ पॉइंट होता हमारा, तो ये यहाँ होता, यहाँ होता तो यहाँ होता। इस तरह से ई हमारी इसके चारों तरफ रेडियली आउटवर्ड ऐसे जानी है। तो इससे हमें ई निकालने की तो जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ई की तो हमें मिल गई, पोजीशन मिल गई। अब ई यहाँ पे देखिए, सपोज करो मैं पॉइंट बनाता हूँ यहाँ। अगर मेरा पॉइंट आउटसाइड में कहीं भी ले सकता था, यहाँ 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 या यहाँ, आप बताएं कहाँ ले? चलो मैं बता देता हूँ। ये पॉइंट अभी फिलहाल जैसे बुक्स में आप देखते हैं पॉइंट आपको यहाँ मिलता है, तो पहले मैं यहाँ ले लेता हूँ। चलो इस पॉइंट को, अगर ये यहाँ है तो इसकी सरफेस देखो, इस सरफेस के ई देखो कहाँ जा रही है। सरफेस का परपेंडिकुलर ये एरिया वेक्टर हो गया, और ये ई हो गया। दोनों के बीच में थीटा इज इक्वल टू 0 कितना है? 0। तो ये गॉसियन सरफेस की आपको ध्यान रखना है कि गॉसियन सरफेस हमें ऐसी लेनी चाहिए जहाँ थीटा है तो 0 होगा या थीटा 90 होगा। अगर मैं इधर की बात करता हूँ, इधर की बात करता हूँ, तो इधर भी जो एरिया होगा वो सरफेस भी इधर जाएगी, सरफेस परपेंडिकुलर इस पे रेडियली आउटवर्ड ही होगी। तो ई और ए में अगेन थीटा कितना होगा? 0 होगा। लेकिन फिर भी एक चीज ध्यान रखना है कि यहाँ जो ई और ए हैं वो किसके हैं? वो सरफेस के हमें लेने हैं। ये जरूर आप स्पेशल जो चीज़ है हमें याद रखनी है। तो हम लेट अस स्टार्ट, इस नॉलेज के बाद हम स्टार्ट कर सकते हैं इसको। तो धीरे धीरे करके हम तीनों केस लेंगे। पहला केस ले लेते हैं। पहला केस क्या बोलता है कि केस फर्स्ट व्हेन पॉइंट इज आउटसाइड। तो व्हेन पॉइंट इज आउटसाइड, उस केस के लिए हमें क्या करना है? सबसे पहले शेल बना लेनी है। ये लीजिए शेल, शेल को चार्ज दे देना है। ये लीजिए शेल को चार्ज दे देते हैं। कितना चार्ज दिया है? प्लस क्यू, डेफिनेटली प्लस क्यू चार्ज दिया हुआ है। इसकी रेडियस देखिए कितनी है? आर है। पॉइंट बताइए कहाँ मानूं? यहाँ मान लेता हूँ। चलो ये पॉइंट है, इस जगह पर हमें क्या निकालनी है? ई आउट निकालनी है। तो इसमें ये रेडियस देखिए हमारी कितनी हो गई, ये दूरी कितनी हो गई? आर। तो इस दूरी पर हमें निकालनी है। तो यहाँ पर हमें एक इमेजनरी गॉसियन सरफेस माननी है। तो अभी अभी मैंने बताया था कि अगर स्फेरिकल होती है कोई सरफेस, तो स्फेरिकल पर हमारे जो है वो ई और आर है, ई और एरिया वेक्टर है, दोनों थीटा इज इक्वल टू 0 आ रहे हैं। तो एक स्फेरिकल सरफेस हम यहाँ पर अज्यूम कर सकते हैं। तो ये हमने स्फेरिकल सरफेस अज्यूम कर ली, कर ले। तो यहाँ देखिए, अब यहाँ पर हम अप्लाई कर लेते हैं क्या चीज? फाई टोटल इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ई, और इस सरफेस को हम छोटी सी सरफेस को चलो अभी फिलहाल मान लेते हैं ds, ई ds और cos थीटा। थीटा तो हम पहले ही दे चुके हैं, कितना है थीटा? हम क्या दे चुके हैं? थीटा हमारा है ऑलरेडी वी हैव अज्यूम इट टू बी 0। तो यहाँ थीटा इज इक्वल टू 0 है। क्यों है 0? क्योंकि आप यहाँ पे शो भी कर दीजिए, इसके ऊपर एरिया वेक्टर और इसके ऊपर ई रेडियली आउटवर्ड। इन दोनों के बीच में जब भी दो एरो आपको एक दिशा में मिलते हैं तो थीटा क्या होता है? 0। तो यहाँ फाई टोटल अपन निकाल लेते हैं। तो फाई टोटल जैसे निकालते हैं, इस ई को बाहर ले आइए इस इंटीग्रेशन से। वाई? बिकॉज ई इज कॉन्स्टेंट। हर जगह पर ई इतनी दूरी पर दिस इज कॉन्स्टेंट। तो आप इस ई को बाहर ले आए, तो इसका इंटीग्रेशन ds किया, और ये cos 0, और cos 0 की वैल्यू तो 1 होती है। तो ये ई इंटीग्रेशन ds, व्हाट इज इंटीग्रेशन ds? इसका एरिया कितना हो जाएगा?
इस सरफेस का एरिया ध्यान रखना 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर करना, क्योंकि अब कौन से गॉसियन सरफेस की बात कर रहे हैं, इसमें कैपिटल आर स्क्वायर मत कर देना, बहुत गलती कर देते हैं बच्चे। तो यहाँ फाई टोटल हो जाएगा हमारा ई 4 पाई आर स्क्वायर, करेक्ट। अब इसी को हमें गॉस लॉ से भी इसको प्रूव करना है, तो गॉस लॉ से प्रूव कर दें। तो गॉस लॉ कहता है फाई टोटल इज इक्वल्स टू समेशन क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट। अब समेशन क्यू देखिए, समेशन क्यू होता है चार्ज इनसाइड गॉसियन सरफेस। तो चार्ज इनसाइड गॉसियन सरफेस आपको क्या नजर आ रहा है, चार्ज इनसाइड गॉसियन सरफेस आपको नजर आ रहा है पूरा चार्ज, और पूरा चार्ज हमने क्या माना हुआ है, क्यू। तो यहां पर इसकी बदले में क्या लिख दूं, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। हमें इसमें निकालने की जरूरत नहीं है, हमें तो दिया हुआ है ऑलरेडी। तो क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट हमने इसमें निकाल दिया। अब इन दोनों के आरएचएस को हम जैसे पिछले वीडियो लेक्चर में किया था, इसमें भी कर देते हैं। इन दोनों के आरएचएस को हम इक्वेट कर देते हैं। तो जैसे हम इनको आरएचएस को इक्वेट करते हैं, क्यों इक्वेट किया, क्योंकि फाई टोटल है और ये फाई टोटल पूरा यहाँ इंटीग्रेशन कर दिया ना, तो पूरे की हमने इस पूरे सरफेस से इंटीग्रेशन कर दिया, तो ई जो हमारा फाई जो है पूरी सरफेस की निकाल लिया हमने। तो जैसे हमने इसको इक्वेट किया तो ये क्या मिलता है हमें, 4 पाई आर स्क्वायर क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ ई की वैल्यू जो हमें क्या मिलती है, ई की वैल्यू मिलती है Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, दैट इज इक्वल्स टू, अगर मीडियम हमने एयर रखा हुआ है, इट इम्प्लाइज ई जो निकल के आया वो हमारा आया के क्यू ओवर, ये पूरा क्या बनता है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या बनता है, हम इसको के बोलते हैं, ठीक है। और के क्यू ओवर आर स्क्वायर, ये ई आउटसाइड का हमने डेरिवेशन कर दिया, किसका, स्फेरिकल शेल कंडक्टिंग या फिर कंडक्टिंग स्फेयर, दोनों के लिए ई आउट नहीं हो गई। अब जरा इसको आप एक चार्ज से, पॉइंट चार्ज से इसको रिलेट करो। पॉइंट चार्ज क्या कहता है, पॉइंट चार्ज आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, पॉइंट चार्ज क्यू, इससे आर दूरी पर जरा ई बताना कितना होता है, यू आर करेक्ट, ई इज इक्वल्स टू के क्यू, अगर ये चार्ज क्यू है तो के क्यू ओवर आर स्क्वायर, और इसको जरा देखना, ये भी के क्यू ओवर आर स्क्वायर। इसका मतलब जो हमने स्फीयर या फिर जो भी हमने कंडक्टिंग ये स्फीयर या फिर जो शेल माना है हमने, वो शेल अगर पॉइंट बाहर है तो उसके लिए ये शेल जो है एक पॉइंट चार्ज का काम कर रहा है, यानी पूरा पूरा चार्ज जो कंसेंट्रेट कहाँ पे हो रहा है, इसके सेंटर पे हो रहा है। तो ये ऐसे बनना है, और दिस वन इज फॉर्मूला फॉर के क्यू ओवर आर स्क्वायर इज द फॉर्मूला फॉर ई, यानी कि हम कह सकते हैं कि दिस स्फेरिकल शेल जो कंडक्टिंग स्फेयर है या फिर स्फेरिकल शेल है, इट इज बिहेविंग लाइक ए पॉइंट चार्ज, यानी कि इसका पूरा का पूरा चार्ज जो है कंसंट्रेट हो रहा है एक जगह पर, कब, जब पॉइंट बाहर है। तो ये बहुत जबरदस्त जो है हमारा कंक्लूजन हम ड्रॉ किया है। तो हमें जब भी कोई स्फीयर मिलेगा और क्वेश्चन में न्यूमेरिकल में हम देखें कि उसका जो आर है, वो आर जो हमने माना हुआ है क्या उसकी रेडियस से बड़ा है, जैसे रेडियस से बड़ा होगा तो हमें सिर्फ पॉइंट चार्ज वाला फॉर्मूला याद करना है, के क्यू ओवर आर स्क्वायर, यही सीधा उठा के मारना, कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। तो इसका हमें ऑटोमेटिक याद हो गया इस कंक्लूजन से। केस सेकंड को देखते हैं। केस सेकंड क्या कहता है, केस सेकंड देखिए, केस सेकंड बोलता है कि हमें जो फाइंड करनी है व्हेन पॉइंट इज ऑन द सरफेस। तो देखिए अभी अभी इस केस में हमने जो माना था, जो स्फेरिकल शेल लिया था, इसके लिए अभी हमने बाहर वाले पॉइंट के लिए यहाँ पर E इज इक्वल टू क्या प्रूव किया था, के क्यू ओवर आर स्क्वायर। भले ही पॉइंट यहाँ होता तो यहाँ के लिए भी E क्या आता, के क्यू ओवर आर स्क्वायर। तो ये R जो है सेंटर से नापी हुई दूरी थी। अब जरा बताइए, अगर मैं इसको सरफेस पर निकालना चाहता हूँ, ई सरफेस पे अगर हमें चाहिए, तो ई सरफेस पे चाहिए, तो इसका मतलब इस फॉर्मूला में आर इज इक्वल टू आर रख दें, तो ई इज इक्वल टू हमारा क्या निकल के आएगा, के क्यू ओवर आर स्क्वायर। लीजिए सरफेस के लिए भी हो गई। तो इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें सीधा सा लिखना है, इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। पुटिंग, इसको फर्स्ट लिख लीजिए, पुटिंग आर इज इक्वल टू आर, वी गेट ई सरफेस इज इक्वल टू के क्यू ओवर आर स्क्वायर। तो लीजिए केस थर्ड को देखते हैं, व्हेन पॉइंट इज इनसाइड। तो यहाँ हमने गॉसियन सरफेस स्फेरिकल शेल लिया, उसके रेडियस आर है, अंदर ये पॉइंट है। अंदर पॉइंट के लिए ध्यान रखें, यहाँ पे हमने इमेजिनरी गॉसियन सरफेस स्फेरिकल मानी हुई है, दिस इज गॉसियन सरफेस। तो ये
इसके लिए हमें अंदर ई इन फाइंड करना है, इसका हमें ई इन का डेरिवेशन देखना है। गॉट। तो यहाँ फाई टोटल लगाएंगे, फाई टोटल यानी फ्लक्स के लिए गॉस लॉ लगाएंगे और संग में फाई टोटल इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर होता है। यहाँ एक का जरूर ध्यान रखिएगा, ए कौन सा लेना है हमें, इसका ए लेना होता है। आप गलती मत कर देना, या बहुत बच्चे गलती कर जाते हैं। हमें ए जो है इसका जो हमें गॉसियन सरफेस मानी होती है ना, उसका ए लिखो यूज करना है यहाँ पर। तो इसको एक्सपेंड करके लिखेंगे तो हम इसे ऐसा लिखेंगे इसको। करेक्ट। अब जरा देखिए फाई टोटल को मैं गॉस लॉ से जरा देखता हूँ। तो फाई टोटल इज इक्वल टू क्या था, समेशन क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट। समेशन क्यू देखिए, ओ इनसाइड दिस गॉसियन सरफेस आपको कोई चार्ज दिख रहा है क्या? सारा चार्ज बाहर है। इस गॉसियन सरफेस को देखिए, इसको सबको भूल जाइए, इसके अंदर चार्ज है जीरो। तो समेशन क्यू जीरो होने की वजह से यहाँ लिखूंगा समेशन क्यू इज इक्वल्स टू जीरो। ऐसा होने की वजह से यहाँ पर जो एप्सिलॉन नॉट, तो फाई टोटल क्या हो जाएगा हमारा, जीरो हो जाएगा। अब इसको जैसे ही हम आगे देखेंगे, इसकी RHS को, दोनों की RHS को हम रिलेट करेंगे। तो हम इसको पूरे को लिख देता हूँ, तो पूरे को लिख लेता हूँ। तो इसका हम लिख देते हैं इंटीग्रेशन ई ए कॉस थीटा इज इक्वल्स टू जीरो। करेक्ट। अब इंटीग्रेशन ये कॉस थीटा इज इक्वल्स टू जीरो, तो यहाँ ए को अभी फिलहाल इंटीग्रेट करने के बाद हम इसको 4 पाई आर स्क्वायर लिख सकते हैं, और दिस इज कॉस थीटा इज इक्वल्स टू जीरो। अब देखो यहाँ पर जो गलती होगी ना बच्चे से, वो गलती क्या होगी वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर क्या है, इसको हमें 3 कारण देने हैं, 3 रीजंस देने। देखिए कौन कौन से रीजन देने। पहली चीज, 3 जो है पॉइंट आउट करने हैं इस जगह पर हमें, क्या कि क्या आपको ये जो एरिया है, एरिया जो माना हुआ है, एरिया कैन नेवर बी जीरो। एरिया जीरो हो सकता है क्या? एरिया नेवर बी जीरो। तो जब एरिया जीरो नहीं है तो आप देखिए हमें क्या करना है, 2 इंटू समथिंग इज इक्वल टू जीरो। तो ये समथिंग शुड बी जीरो। समझ में आई बात आपको? तो इसका मतलब इन तीनों में से कोई एक चीज जीरो होनी है। इन तीनों में से कोई एक चीज क्या होनी है, जीरो। तब जाके RHS में हमें जीरो होगा। तो पहली चीज, एरिया कैन नेवर बी जीरो। दूसरी चीज देखिए, क्या कॉस थीटा इज जीरो? आपको क्या लगता है कॉस थीटा जीरो है? कॉस थीटा जीरो है? नहीं, कॉस थीटा तो हम पहले कह चुके हैं, कॉस थीटा 1 है। क्यों? क्योंकि कॉस के इसके जो एरिया, इन दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा, सरफेस के ई के और जो इसके ए के बीच में, जो इस सरफेस के बीच में एंगल कितना बन रहा है, ऑलवेज स्फेरिकल है, तो जीरो रखना। तो ये थीटा इज इक्वल टू जीरो लिखेंगे तो कॉस जीरो इज इक्वल टू 1। तो कॉस थीटा जो हमारा है दैट इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू जीरो, जबकि कॉस जीरो क्या बने। और तीसरा जो बचा, इसका मतलब हम कह देंगे बिल्कुल श्योरली कि 100% ई इज जीरो। तो हम क्या करते हैं, जब बच्चे इसको करते समय क्या करते हैं, मिस्टेक कर जाते हैं। इस इक्वेशन को देख के डायरेक्ट यहीं से इसको लिख देते हैं कि ई इज इक्वल टू जीरो। हमें ये तीनों पॉइंट लिखने हैं। जब ऐसे तीनों पॉइंट लिखेंगे आपको नंबर भी पूरे मिलेंगे और कॉपी का इंप्रेशन बहुत अच्छा जाएगा। आई होप दिस वीडियो आपको जो पसंद आया होगा, और आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट्स। आपके कमेंट जो है बहुत वैल्यूएबल है मेरे लिए। प्लीज़ डू कमेंट्स, सब्सक्राइब दिस चैनल। टेक केयर, बाय फॉर नाउ।